नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और लोटस सेवियो के कार्यक्रम बिहार के सितारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नाटक को पंचम वेद कहा गया है। इसमें गीत, संगीत, संवाद, लाइटिंग, मेकअप, स्टेज क्राफ्ट, जनसंपर्क आदि विविध कलाएं जुड़ी हैं। इसीलिए नाटक साहित्य है, कला है और विज्ञान भी है। आज अपने इस कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात बिहार के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से कराने जा रहा हूं जो लेखक, निर्देशक, अभिनेता के साथ साथ पत्रकार और एंकर भी हैं। जी हाँ, बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में वरीय कलाकार के रूप में सेवानिवृत्त आप हैं डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी राज्य सरकार के महत्वपूर्ण आयोजनों का मंच संचालन डॉक्टर प्रियदर्शी आज भी कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी, आपका मैं अपने कार्यक्रम बिहार के सितारे में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, नाटक है क्या? नाटक की उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है अनुकृति जी। और भारतवर्ष का नाट्यशास्त्र विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशास्त्र माना जाता है और इसके आचार्य रहे हैं भरत मुनि। जी जी। वैसे पश्चिमी देशों के लोग ये मानते हैं कि ग्रीक नाटक सबसे प्राचीन है जी, लेकिन बहुत सारे विद्वानों में इस बात के लिए मतभेद है। लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं कि नहीं, भरत मुनि ही आदि नाट्याचार्य हुए, जिन्होंने आज से हजारों हजार वर्ष पहले वो जो छवि बनाई थी, नाटक की अनुकृति की थी, स्टेज के निर्माण की व्यवस्था की थी, मेकअप की व्यवस्था की थी। आज भी उसकी अनुकृति कुछ न कुछ कमोवेश मिलती है। आज भी हम उसी का अनुकरण कर रहे हैं। जी, आपने तो लगभग बचपन से लेकर आज तक आप नाटक, साहित्य, कला से जुड़े रहे हैं और ये हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सरकारी सेवा में रहते हुए आपके कौन कौन से दायित्व रहे और उन दायित्वों को पूरा करते हुए नाटक के साथ, पत्रकारिता के साथ, अभिनय के साथ कैसे जुड़ पाने का मौका निकालते रहे हैं आप? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है श्रीकांत जी। मूल रूप से मेरी नियुक्ति सूचना जनसंपर्क विभाग में एक स्टेज आर्टिस्ट के रूप में हुई थी जी। और हमारा दायित्व था कि नाटक में अभिनय करना, कुछ और नहीं। और अपनी टीम के साथ हम दूर दूर के गांवों में हम जाते थे और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जी नाटक के माध्यम से करते थे। लेकिन नाटक ही देखने के लिए दर्शक नहीं पहुंचते थे। अच्छा। दर्शकों को जुटाने के लिए हमें संगीत और गीत का समावेश करके प्रलोभित करना पड़ता था ताकि दर्शक जुट सके। जी जी। और फिर मैं नाटक करता था, सरकारी योजनाओं को मैं वहाँ रखता था नाटक के माध्यम से। और वो तो स्टेज ऐसा होता है कि दर्शक और कलाकार आमने सामने होते हैं। हम क्या कह रहे हैं, क्या उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, वो तो इंस्टेंट आपको रिएक्शन मिलता है। और इन्हीं सारी सूचनाओं को हम गवर्नमेंट तक भेजते थे। जी। मतलब ये हमारा विभाग और ग्रामीण क्षेत्र एक कड़ी का काम करता था, सरकार की योजनाओं का और उनकी प्रतिक्रियाओं का। और बहुत मज़ा आता था। लेखन में आपने बहुत कार्य किए हैं। आपकी लिखी हुई त्रिवेणी एक ऐतिहासिक बिल्कुल नाट्य संग्रह है। बिल्कुल। और उसके अलावा बताएं, लेखन, निर्देशन, पत्रकारिता और एंकरिंग, ये सारी विधाएं
सरकारी नौकरी में होते हुए और सारे कार्य में इतनी दक्षता हासिल करना बहुत महान बात है। देखिए श्रीकांत जी, काम करने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, जी। सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मैंने ये कभी नहीं माना कि मैं कलाकार हूँ, मैंने ये कभी नहीं माना कि मैं लेखक हूँ, मैंने कभी नहीं माना कि मैं निर्देशक हूँ जी। लेकिन हाँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। लोग कहने लगे कि भाई ये कलाकार है। अच्छा। और लोग कहने लगे तो मैं भी कलाकार हो गया। लिखता रहा, छपता रहा पत्र पत्रिकाओं में। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया ये लेख है, ये तो बहुत बढ़िया ये स्टोरी है। अरे बहुत नहीं, वेरी गुड, समझे। तो तब मेरे दिमाग में बात आई कि अच्छा मैं लेखक भी हो गया हूँ। ये लोग आपको पढ़ते रहे, आपको देखते प्रतिक्रिया देते रहे, और आपके लेखन पे, आपके अभिनय पे, आपके निर्देशन पे लोगों ने आपको सही सलाह दी। लोगों ने आपको बहुत सारी आपकी त्रुटियां निकाली होंगी। बिल्कुल बहुत सारे लोग आपको बड़ाई के पात्र मानते होंगे, और इन समूह के बीच निकलकर अपनी एक पहचान ऐसे बनाना कि रिटायरमेंट के बाद भी दोस्तों आज एंकरिंग कर रहे हैं, और बिहार सरकार के लगभग जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में उद्घोषणा करते हुए आप डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी को देख सकते हैं। एंकरिंग कहां से करना सीखा, कैसे शुरुआत हुई एंकरिंग की, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए श्रीकांत जी, मैंने पढ़ाई की कॉलेज, मैं एन कॉलेज का प्रोडक्ट रहा हूँ जी। उसी समय मगध यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी, मतलब वो बिल्डिंग बन रही थी नया यूनिवर्सिटी की बोधगया में। और फर्स्ट सांस्कृतिक प्रतियोगिता वो आयोजित की गई थी। मैं अपने कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट था, कल्चरल का। टीम लेकर मुझे ही जाना था। गया, एक नाटक मैंने चयन किया, फैसला। अच्छा। फैसला किया। बड़े बड़े, मतलब उस समय तो स्थिति ऐसी थी कि नालंदा के कॉलेज भी मगध यूनिवर्सिटी में हैं, और मतलब मगध यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा विस्तार था जी। अब ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग हो गए हैं और अलग अलग उनको विभाजित कर दिया गया है, लेकिन पहले मगध यूनिवर्सिटी में ही सब आता था। और वहाँ पूरे बिहार में मगध यूनिवर्सिटी में चैंपियनशिप लेकर मैं आया फर्स्ट ईयर। ये लगा कि ये अचीवमेंट। और सच पूछा जाए श्रीकांत जी, वहाँ से जब मैं आया था तो यहाँ प्रिंसिपल सहदेव बाबू थे। जी जी, समझे। उनको जब टेलीफोन से हम लोगों ने जानकारी दी कि सर वो अचीव किया चैंपियनशिप, समझे, तो हम लोगों को रिसीव करने के लिए सहदेव बाबू अपने प्रोफेसरों के साथ स्टेशन पर मौजूद थे। और जिस समय गया से गाड़ी हमारे यहाँ, जैसे लगता है कि मैं कितना बड़ा विजेता होकर आया हूँ जी। और नेक्स्ट डे उस ट्रॉफी के साथ सारे क्लासेस में हम लोग घुमाया गया, जबकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं था। जी जी, आर्ट्स का स्टूडेंट था, लेकिन साइंस के प्रोफेसर, साइंस के स्टूडेंट्स, जैसे लग रहा है कि जैसे मैंने ओलंपिक जीत लिया है। हाँ, ये तो बिल्कुल अचंभित कर देने वाली बात थी भी उस वक्त। ये मैं 71 की बात कर रहा हूँ। 71 में बिहार के लिए एक अवार्ड लेकर आना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये भी आपके विषय में जानता हूँ कि निर्देशन में आपके निर्देशन में बहुत सारे नाटक हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त से मैं आपको देख रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा था, और मेरे पिताजी आपके पिताजी के साथ बहुत काम किए। और मुझे भी एक बार डॉक्टर चतुर्भुज जिनके नाम से अनगिनत पुस्तकें लिखी हुई हैं, ऐतिहासिक नाटकों का मसीहा अगर किसी को कहा जाता है तो डॉक्टर चतुर्भुज को। आकाशवाणी के निदेशक के पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे
नाटकों का, संगीत का और भी परिचर्चाओं का ऐसा रूपरेखा तैयार किया था कि वो आज तक हम लोगों को याद है। और आपके विषय में आपके साथ मुझे आकाशवाणी के नाटक करने का बिल्कुल। बहुत सारे मौके मिले हैं। तो आप जब निर्देशन करते हैं और आप चूंकि एक अभिनय कलाकार भी हैं, तो कलाकार और निर्देशक का दायित्व क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है श्रीकांत जी। निर्देशक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सामने सारी चीजें घूमती हैं। जी। जैसे एक बक्सा आप देख रहे हैं, बॉक्स देख रहे हैं, जिसमें सारी चीजें, छोटी छोटी चीज भी है, बड़ी से बड़ी चीज भी है, लेकिन एक बॉक्स में बंद है। वो बॉक्स जो है वो निर्देशक। निर्देशक के सामने सबसे पहले कि नाटक कौन सा मैं चयन कर रहा हूँ, उसके पात्रों के अनुकूल मैं रोल का बंटवारा कर रहा हूँ। कौन सा कैसा एक्टर कौन सा किरदार निभाए, हाँ, इसकी परिकल्पना इंक्लूडिंग पर्सनालिटी, इंक्लूडिंग पर, हाँ, उसका रूपरेखा। अगर एक भीमसेन का कैरेक्टर अगर किसी को दिया जाए, एक दुबले पतले व्यक्ति को, तो एक हास्यास्पद लगेगा। जी बिल्कुल। यानी भीम एक जो हम लोगों के कॉन्सेप्ट में है कि लंबा चौड़ा पुष्ट वो शरीर हो, तो वो तो निर्देशक के दिमाग में ये भी होना चाहिए। जी। निर्देशक को सबसे पहले ये भी दिमाग में होना चाहिए कि किन लोगों से, इस नाटक की सफलता के लिए किन लोगों से हमें मदद लेनी है, समझे, और कैसे लेनी है। क्योंकि मदद आप निवेदन करके ही आप ले सकते हैं। सही है। और क्योंकि नाटक कोई एक व्यक्ति की चीज नहीं है कि हमने किया, नाटक कर दिया, क्योंकि निर्देशक के सामने वो सारी चीजें होती है। और मेरा अपना मानना है कि निर्देशक को अभिनय नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरा व्यक्तिगत आपका क्योंकि जब निर्देशक होता है तो उसके सामने पूरे नाटक का खाका होता है। जी। लेकिन जब वही नाटक में वो जब निर्देशक अभिनय करने लगता है तो उसका ध्यान अपने कैरेक्टर पर ज्यादा केंद्रित होगा। मेरा अपना मानना है। आप इस विचार से सहमत हैं? ये कभी कभी तो होता ही है, और मैंने भी अनुभव किया है कि निर्देशन करना बिल्कुल एक अलग विधा है, एकदम अलग है। और अभिनय करना, किसी के निर्देशन में किसी ने कहा कि आपको ऐसा करके दिखाना है और आप अपने निर्देशक के अनुसार वो चीज कर देते हैं, तो ये कलाकार का काम है। कलाकार का काम है, ये दायित्व है उसका कि जो हमारा निर्देशक कह रहा है उसको हम साक्षात उतारने की कोशिश करूं। और निर्देशक की परिकल्पना ये है कि जनता जो देखना चाहती है वो मैं अपने एक्टर से कैसे निकाल दूं। और मैं आपको बता दूं कि एक नाटक मैं निर्देशित कर रहा था, झांसी की रानी। इसके लेखक थे हमारे पिताश्री डॉक्टर चतुर्भुज जी। और लोगों की राय हुई कि वो भी एक्टिंग करें। अच्छा, वो भी एक्टिंग करें। जी। अब सीखा तो उन्हीं लोगों से है। हाँ। अब उनको डायरेक्ट करना, लेकिन मैंने उन्हें पाया कि ये जो भी बात मैं कहता था, सुनिए ना बाजी, इस डायलॉग को थोड़ा सा यहाँ से उठाइए, समझे, और यहाँ थ्रो कीजिए। वो करते थे। कहीं उनको शंका होती थी कि ये ऐसे क्यों तुम कर रहे हो, तो मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करता था। और निर्देशक का यही दायित्व है कि वो जो गाइड कर रहा है वो निष्पक्ष होकर गाइड कर रहा है। उसका कैरेक्टर बढ़ नहीं रहा है, उसका कैरेक्टर घट नहीं रहा है, और बड़ा मजा आता है। जी। और बहुत अच्छी बात हो रही है हमारी डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी के साथ बिहार के सितारे कार्यक्रम में। हम थोड़ी देर में फिर एक चर्चा और करेंगे डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी से।
आप तब तक हमारे इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम तुरंत हाजिर होते हैं। दोस्तों, लोटस से व्यू के कार्यक्रम बिहार के सितारे में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी से, जो पत्रकारिता, अभिनय, निर्देशन और उद्घोषणा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है इनकी। अशोक प्रियदर्शी जी युवा कलाकार, युवा नाटककार, युवा अभिनय कलाकार। अभी बिहार में बहुत नाटक हो रहा है। कालिदास रंगालय हो, भारतीय नृत्य कला मंदिर हो, प्रेमचंद रंगशाला हो या रविंद्र भवन हो, इन जगहों पे आए दिन रोज ना रोज नाटक हो रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में युवा कलाकारों का क्या दायित्व है नाटक के प्रति? देखिए श्रीकांत जी, मूल रूप से नाटक एक कठिन विधा है जी। इस चीज को स्वीकार करना होगा। और ये सीखने की चीज है। आज के युवा कलाकार बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं और परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन जो ईमानदारी होनी चाहिए वो उसमें कमी है। किस मायने में ईमानदारी देखना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, नाटक मैंने चयन किया और किसी को कास्ट किया। रिहर्सल का टाइम रखा 1 बजे या 3 बजे, जो जी। वो कलाकार 1-2 दिन तो जरूर आ जाएगा समय पे। उसके बाद इतना मल्टीफेरियस वर्क वो लिए रहेगा कि वो 2-4 दिनों के बाद क्या कहें सर, यानी जाम में फंस गए थे, क्या कहें सर वो फलाना माँ बीमार पड़ गई थी, मतलब अनेक बहाने हैं। तो नाटक के प्रति जो ईमानदारी होनी चाहिए वो ईमानदारी नहीं रहती। और आज के कलाकार यही चाहते हैं, जो हमने फील किया है, कि एक टेबलेट की तरह मैं कुछ खा लूं, अमर हो जाऊं, फिल्म में पहुंच जाऊं और नेक्स्ट डे मुझे भारत रत्न मिल जाए और नेक्स्ट डे मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाए। यानी ये तो मुझको भी लगता है शॉर्टकट जितना भी वो चल सके। यंगस्टर्स जो हैं ये फिल्म में और सीरियल में जाने के लिए ही नाटक को आधार बनाना चाहते हैं। ये मैं भी कभी कभी फील करता हूँ। नहीं है, आधार है। और सीखने का आधार तो हो सकता है, सीखने का, लेकिन सीखने की टेंडेंसी वो फिल्म में जाने के लिए ही है। वो बस वहां हम पहुंच जाएं। ठीक है। और वो जो त्याग है, अब आप अगर उनको रिहर्सल में अगर आप बुला रहे हैं, रिहर्सल वो कर रहा है, तो आप पाइएगा बार बार सर अब सर बहुत दूर जाना है। मतलब ये अब स्थिति ये हो जाती है कि वो निर्देशक बेचारा, अब वो उसके घड़ी के इशारे को देख रहा है, वो नाटक पर ध्यान नहीं दे पा रहा। मतलब अच्छा ठीक है, आज ड्रॉप कर दो। मजबूरी है, निर्देशक की मजबूरी तो है। ये स्थिति होती है। और कलाकारों से मेरा विनम्र अनुरोध है, जी जी, कहीं भी आप जाइए, किसी भी क्षेत्र को आप अपनाइए, आप सीख कर जाइए। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हम लोग के साथ नाटकों में रोल करते थे और वहाँ भी गए, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट भी गए, वहाँ से भी वो निकले, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, कहीं किसी फिल्म में नहीं देखा हमने। जी जी, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ठीक है, आप बॉम्बे में जाकर हैं, पढ़े हुए हैं, ये भी ठीक है कि बॉम्बे में जाकर कोई आदमी भूखों नहीं रह सकता है। कहीं भी अगर आप में क्षमता है तो भूखों नहीं रह सकता है, लेकिन वो जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं वो लक्ष्य नहीं आप पा पाएंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। और हमारे
नवयुवक कलाकारों को इस बात पे ज़रूर ध्यान देना होगा कि अगर कला के क्षेत्र में, या फिर आप संगीतकार ही क्यों नहीं हो, या किसी भी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हो, समय की पंक्चुअलिटी तो आपको बिल्कुल ऊपर लेकर ही जाएगी। बिल्कुल। अगर आप समय का अनुपालन करेंगे तो समय आपका ज़रूर ख्याल रखेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि बिहार सरकार के जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें उद्घोषणा आप कर रहे हैं। आपकी उम्र, रिटायर किए हुए आपको कितने साल हो गए? 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष हो गए तो सीधा सा हिसाब है, 65 वर्ष के आपकी उम्र है। और बहुत सारे नौजवान उद्घोषक हैं, फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं। उन लोगों को बिहार सरकार का काम नहीं मिल रहा है, आप ही को क्यों मिल रहा है ये काम? देखिए श्रीकांत जी, अ, हर विधा का एक अपना कुछ रेंज होता है। जी। और चूंकि मैं सूचना जनसंपर्क विभाग से करता रहा, तो गवर्नमेंट के क्या कोड हैं हाँ हाँ। मैं जानता रहा। जी। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी पार्टी को मुझे हाईलाइट करना है और कौन से पार्टी को हमको नीचे करना है। मैं समान रूप से मैं चला। गांधी को मैंने कहा है तो गांधी ही मैं कहूँगा। वहाँ मैं विरोधी पार्टी जिसने कई एक अपराध किए हों, कई एक केस में फंसे हुए हों, मैं उनके नाम को नहीं ले सकता हूँ गवर्नमेंट स्टेज पर कम से कम। जी जी। एक दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट फंक्शन जो भी होते हैं टाइम की पंक्चुअलिटी रहती है। उद्घाटन करना है इतने बजे, सीएम को करना है या गवर्नर को करना है या राष्ट्रपति को करना है, तो राष्ट्रपति को करना है तो वो उसी समय पर वो आ जाएंगे। बिल्कुल। और हम राष्ट्रपति नहीं ना है ही। उनके सम्मान में पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन हमको उसकी तैयारी होमवर्क हमको 5 दिन पहले से करना होगा। और यही बात अभी जो आपने तुरंत बात कही पंक्चुअलिटी वाली, और नए कलाकारों को समय का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। जो समय निश्चित है उस समय पे आपको उपस्थित रहना चाहिए। और यही वजह है कि आप अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं अपने डिपार्टमेंट से। शुक्रिया। आप रिटायर नहीं हुए हैं क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी वही सारा कार्य आप कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं जो पहले किया करते थे। पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है हमारे समाज के लिए जिनके बड़े दायित्व हैं। कलाकारों का दायित्व एक तरफ, पत्रकार का दायित्व एक तरफ। कलाकारों के दायित्व आपने बताए हैं, एक पत्रकार का दायित्व क्या होता है? पत्रकार वो सब है जो अपनी भावना को न्यूज़ के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, स्केचेस के माध्यम से, कार्टून बनाकर, कुछ एंकरिंग कर, ये सब पत्रकार में ही आते हैं। जी जी। फोटोग्राफी करके, मतलब उस सारे पत्रकार में ही आते हैं जी। और मैं एक्टिंग तो करता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ, और कहीं भी न्यूज़ बनाना, पत्रकार जनरल लोग यही महसूस करते हैं कि वही पत्रकार जो न्यूज़ बनाते हैं, जो न्यूज़ छापते हैं, पत्रकार नहीं। जो न्यूज़ कंपोज करते हैं वो भी पत्रकार है, वो भी पत्रकार है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार कोई जाति नहीं होती है, जैसे कलाकार कोई जाति नहीं होती है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, वो ईसाई है, जी जी, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये नहीं है। तो मैंने कहा ना कि डॉक्टर चतुर्भुज को भी मैंने निर्देशित किया था जी। वो जबकि उस नाटक के लेखक थे, लेकिन वहाँ वो ये महसूस कर रहे थे कि मैं एक निर्देशक के अंडर में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो लेखक तो पत्रकार का भी यही होता है
जाति नहीं है उसकी, जी। धर्म नहीं है उसकी, हम्म, और जो भी है वो ईमानदारी है। हम्म, और जैसे न्यूज़ ही अगर हम बना रहे हैं, हम्म, अभी एक पत्रिका का असिस्टेंट एडिटर भी मैं हूँ जी जी। पिछले 7-8 वर्षों से, हम्म, तो वो मैं करता हूँ। तो उसमें क्या है कि कहीं हम लोगों ने पत्रकारिता पढ़ी है, हाँ हाँ। और पत्रकारिता में ये हम लोग को पता कि 6 ककार होना चाहिए, किसी भी न्यूज़ में 6 ककार होना चाहिए। हम्म, 6 ककार क्या? क्या, घटना क्या है, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, समझे? इस ढंग से 6 ककार वो आते हैं। मतलब घटना हुई है, कहाँ हुई है, हम्म, कैसे हुई है, क्यों हुई है, मतलब ये न्यूज़ में आपके इतने आपके आने चाहिए। हम्म, और न्यूज़ तो आपके बड़े होते हैं, लेकिन उसमें एक इंट्रो होता है। इंट्रो, हेडलाइन। हेडलाइन अलग है, अच्छा। उसके नीचे आप देखते हैं एक पैराग्राफ, हाँ है। और न्यूज़ का सारा सार फर्स्ट इंट्रो में आपको मिले। सार इंट्रो, मतलब कह लीजिए हाँ, उसका वो सार। सार आपको मिल जाएगा। जी। अशोक प्रियदर्शी जी, हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे, आपने सैकड़ों नाटक किए हैं, उन सैकड़ों नाटकों में प्रिय नाटक कौन कौन से रहे आपके, जो आपके हृदय के हाँ, करीब है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए श्रीकांत जी, कलाकार ही एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो अपने जीवन में भले वो कभी नेता नहीं बना हो, हम्म, डॉक्टर नहीं बना हो, समझे, इंजीनियर नहीं बना हो, शराब किसी ने नहीं पिया हो, लेकिन स्टेज एक ऐसी विधा है जिसमें वो सब रंग में कलाकार को आना पड़ता है। जी। और कॉलेज में जब मैं एक दृश्य कर रहा था, किसी कंपटीशन में ही मैं था, हम्म, तो मैं अंग्रेज़ की भूमिका कर रहा था। अंग्रेज़ की भूमिका कर रहा था। 1857 की घटना है, और पीर अली यहाँ बहावी सेना का बहावी आंदोलन का वो नेतृत्व कर रहा था पटना में, और उस समय का कमिश्नर था विलियम टेलर। जी जी। समझे, 1857 का बड़ा क्रूर। उसका संवाद, हाँ हाँ, जरा हमारे दर्शकों को उसका संवाद सुनाएं। बड़ा क्रूर। तो पिताजी को मैंने नहीं कहा था कि कॉलेज में ये कंपटीशन है, जी जी। लेकिन तैयारी मैंने वो कर ली थी, हाँ हाँ। और कंपटीशन वहाँ मुझे अवार्ड भी मिला, समझे। तो मैं उसी का एक डायलॉग आपको सुना देता हूँ अंग्रेज़ का। जरूर। Herhalde, tamam kıçanta. I'm a partner का कमिश्नर टेलर, बड़स गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑफिसर। हम तुमको चुटकी में मसाल नहीं सकता। गौरव सरकार हमको खड़ा ऑफिसर जानता, इसी से हमको पटना का कमिश्नर बनाया। तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करता, यू चैलेंज ब्रिटिश गवर्नमेंट, यू चैलेंज कमिश्नर टेलर, यू चैलेंज द लायन। Fairly, are committing blunder, बड़ी भूल। तुम गरीब आदमी हमारा बात मानो, समझ नहीं सकता। वाह, ये बिल्कुल सजीव अभिनय है। और ये चीज जब यही बात मैंने ट्रॉफी पिताजी को जब मैंने वो दिखाया, पिताजी ने एक प्रश्न पूछा, सिगार तुमने काम में लाया था कि नहीं? उस समय फोटोग्राफी का बहुत प्रचलन नहीं था। और हम लोग थोड़ा सा ये रिस्पेक्ट जो बड़े लोगों का ये है कि भाई सिगरेट कैसे पिए, एक स्वाभाविक है। लेकिन पिताजी ने ये पूछा कि सिगार काम में लाए थे कि नहीं? कि हाँ बाजी, वो ले लिए थे।
हाँ, तब ना, वेरी गुड, वेरी गुड। और बड़ी तारीफ उन्होंने की। और भी नाटक आपके किए हुए हैं, कुछ और हमारे दर्शकों को सुनाइए। ये तो अगर यही बगैर आपको देखे हुए अगर हम लोग केवल सुने तो लगेगा नहीं कि कोई अंग्रेज नहीं बोल रहा है। एक बस इसी के ये में पीर अली क्या जवाब क्योंकि पीर अली नाटक एक बार नहीं, संभवतः मुझे लगता है कि 50 बार मैंने किया है। बिल्कुल, तब तो वो और स्थिति ऐसी ये रही है कि ऑफिस में भी जी ये कहा जाता था, सुनो ना, अरे प्रियदर्शी सुनो ना, वो पीरली वाला वो एक सीन कर दो। मतलब ये ऐसी स्थिति, अब वो लोग भी जानते थे कि इसको बहुत वो तैयारी करने की जरूरत है, वो थोड़ा सा मूड बन जाएगा और ये कर देगा। तो पीर अली का कैरेक्टर जब मैंने किया तब, और मेरे पिताजी वो टेलर की भूमिका कर रहे थे स्टेज पर, कई एक जगह मैंने ये शो किया। ये कमिश्नर टेलर का तमाचा पीर अली को नहीं लगा है, बल्कि गोरी सरकार का तमाचा सारे हिंदुस्तान को लगा है। हिंदुस्तान अब सोया नहीं रहा कमिश्नर टेलर, उसकी सदियों की नींद टूट चुकी है, उसकी जवानी उसे वापस मिल चुकी है। अब आपके इस तमाचे का बदला वो अच्छी तरह लेगा। एक वारिसन ही मिट गया, लेकिन हजारों हजार वारिसन ने जन्म ले लिया है। एक पीर अली अपनी जान दे देगा, लेकिन लाखों लाख पीर अली जन्म लेंगे। साहब, गोरी सरकार जुबान की आवाज को मिटा सकती है, दिल की आवाज को नहीं। इसके बाद वो कमिश्नर टेलर वो हंटर मंगाता है, उसको मारता है। वो टेलर रोड जो आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक तो बिल्कुल, जैसे मैं खामोश हो गया हूँ, वैसे दर्शक भी इस संवाद को सुनकर जरूर और देखकर कितना सटीक अभिनय और संवाद, अदायगी, इन सारों की ट्रेनिंग आपने कहां से ली? देखिए श्रीकांत जी, मैं आज भी सीख रहा हूं, और सीखने की एक ललक मेरे दिल में बहुत प्रारंभ से ही रही जी, और उसका लाभ मुझे मिला है, मिलता रहा है, आज भी मिलता है। वो मैं आकाशवाणी में था, और आकाशवाणी में कैसे अनाउंसमेंट आकाशवाणी की जाती है, क्योंकि मैं वहाँ उद्घोषक था। यही कारण रहा कि डिपार्टमेंट में आने के बाद नाटक की भूमिका के लिए लोग मुझे कम प्रश्रय देने लगे, और एंकरिंग और उद्घोषणा के लिए ज़्यादा बुलाने लगे। कई बार मैं डायरेक्टर साहब को कहता था कि सर मैं कलाकार हूँ, समझे? अरे वो आप कर लीजिएगा, अब कर लीजिएगा। नहीं, आपकी आवाज़ में एक वॉइस में एक बेस है, बहुत प्यारी बेस है, और उद्घोषणा के लिए जो लोगों को कर्ण प्रिय हो, हम लोग तो हमेशा आप ही की दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो या फिर खुला मंच हो, हमेशा आपको सुनते रहे हैं। और हमारे दर्शकों को आज का कार्यक्रम कैसा लगा है ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस कार्यक्रम बिहार के सितारे में हम हर एक सप्ताह एक ऐसे ही प्रतिभावान कलाकार से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने बिहार की मिट्टी की खुशबू पूरे देश में फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक प्रियदर्शी जी, हमारे स्टूडियो लोटस एव्यू में आने का। आपको भी श्रीकांत जी, और साथ साथ आप दर्शकों को भी।